दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। हमने देखा दोस्तों कि काफी समय से जो मुंबई का जो फिल्म संसार है, जिसको हम बॉलीवुड पॉपुलर भाषा में कहते हैं, तो ये जो हिंदी सिनेमा जगत है, जिसका एक तरह से सदर मुकाम बरसों से बम्बई रहा है, अब वो मुंबई कहलाता है। एक ज़माने में लाहौर से शुरू हुआ था और लाहौर के बाद फिर ट्रांसफ़र हुआ मुंबई। तो उस पर एक ऐसा लगता है कि वो अंडर अटैक है। आई थिंक पहली बार हमने देखा है अपने देश में कि मुंबई का जो हिंदी सिनेमा संसार है वो चौतरफा हमले का शिकार है। मीडिया की तरफ से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर टेलीविज़न चैनल, और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी जो संरचना हमारी है, और तीसरी तरफ जो सत्ताधारी संरचना के इर्द गिर्द या काफ़ी जो नज़दीकी कुछ फिल्म मेकर हैं या जो एक्ट्रेस या एक्टर हैं, कुछ एक उनकी संख्या बहुत कम है ऐसे लोगों की तरफ से। लेकिन कम संख्या में होने के बावजूद भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तरह से यूं कहा जाए कि उन्हीं की गूंज है, उन्हीं की आवाज़ें हैं। जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, हिंदी सिनेमा जगत के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी दिनचर्या उससे चलती है, जिनकी रोजमर्रे की जिंदगी उनसे निर्धारित होती है, उनकी कोई आवाज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या टेलीविज़न चैनलों में नहीं दिखेगी, खासकर उनके अपने बारे में। लेकिन सिर्फ 2-4 लोगों के कहने पर या जो सत्ताधारी जो हमारी जो संरचना है उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी कह लीजिए, डायरेक्टिव या उसकी इच्छा से ये सब कुछ चल रहा है। सुशांत सिंह का जो मसला आया था उनकी मौत का, कि ये मौत है या आत्महत्या है, हत्या है, क्या है, तब लोगों को लगा कि हो सकता है कि बिहार के चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। हमने उस वक्त भी, मेरा आकलन था कि ऐसा ये केवल बिहार का चुनाव इसके पीछे नहीं है। फिर जिस तरह से वो पूरी स्टोरी आगे बढ़ी, उसमें रिया चक्रवर्ती का पहलू आया, पहले पैसे का आया, फिर इसके बाद ड्रग का आया, और अब पूरे बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि हाँक दिया गया है कि जैसे ये नशेड़ी लोगों का एक जमघट है। ऐसा लगता है कि वहाँ लोग 18 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे काम नहीं करते हैं, सिर्फ नशा करते हैं। अगर नशा करते हैं तो वो रिहर्सल कब करते हैं? अगर वो नशा करते हैं तो स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? प्रोडक्शन कैसे उनका होता है? बहरहाल ये सारे सवाल गौण हैं, क्योंकि टेलीविज़न पर जो कहा जाता है उसको हमारे देश में लोग सुनते हैं, उसको देखते हैं और मानते हैं कि ये सब शायद सही हो। तो इस वक्त अगर देखा जाए अपने देश में, कोरोना में हम कहाँ पहुँच गए हैं इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बुरी स्थिति है, गांव, शहर, कस्बा, कोई प्रदेश नहीं छूटा है अपने देश में बेहाली से। अस्पतालों का क्या हाल है हम सब जानते हैं, इस पर कोई कहानी नहीं चलती टेलीविज़न चैनलों पर। हमारे देश में पार्लियामेंट में इस वक्त क्या हो रहा है, किसानों के मसलों पर क्या हो रहा है, किसान बिल, जो किसानों के लिए जो बिल लाए गए हैं, कैसे वो किसानों के हित में है या उनके अहित में है, इस पर कोई खास आपको पॉपुलर टीवी चैनलों पर बात नहीं आएगी, एक आध दो अंग्रेजी चैनलों को छोड़कर। लेकिन जो सबसे अधिक कहानियां इस वक्त आ रही हैं अभी भी हिंदी के पॉपुलर चैनलों पर और ढेर सारे अंग्रेजी के चैनलों पर, वो कैसी कहानियां हैं? मैं उनके कुछ टाइटल बता दूं, क्योंकि कहानी बताऊंगा तो लंबा वक्त लग जाएगा। कुछ उनके शीर्षक देखिए। हसीनाओं की हशीश मंडली एक टाइटल, माफिया अड्डा बना बॉलीवुड, बॉलीवुड नशे व्यभिचार काले धन का सेफ जोन, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन, ड्रग पार्टियों में कौन कौन, एक कंगना और विरोधी हजार, अनुराग कश्यप के खिलाफ थाने में पहुंची पायल घोष, ड्रैगन का जाल, ड्रग का जाल, किस्से किस्से सवाल। फिर बॉलीवुड की फिर बात आई बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर, रिया महेश भट्ट का नया वीडियो, रिया का राज खोलेगा ड्रग सप्लायर, बॉलीवुड के बड़े बड़े नशेड़ियों का राज खोलना शुरू, बॉलीवुड की थाली में कितने छेद, बॉलीवुड की नई कलंक कथा, बॉलीवुड की गंदगी क्या संसद में साफ होगी। तो इस तरह के टाइटल हैं। अब इस तरह के टाइटल्स से आप क्या निकालेंगे, क्या समझ में आ रहा है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस चर्चा में दो खास मेहमान जो हिंदी सिनेमा जगत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।
तो सुशांत सिंह का जो केस है, उनकी आत्महत्या या हत्या जो भी हो, उस केस से कैसे ये पूरा का पूरा जो ये जो कहानी है वो बॉलीवुड की तरफ मुड़ जाती है। जैसे बॉलीवुड में सभी नशेड़े लोग हों, सारे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हों, सभी भ्रष्टाचारी हों, सभी व्यभिचारी हों, कुछ इस तरह की इमेज जो एक बिल्ड की गई है। हम इस पर बात करेंगे अजय ब्रह्मात्मज से। अजय ब्रह्मात्मज एक जाने माने देश के फिल्म समीक्षक हैं और फिल्म शोधकर्ता भी हैं, मुंबई में रहते हैं। मैं अजय आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो एक इमेज पेंट की गई है टेलीविज़न चैनलों के जरिए, और जिसको निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो शक्तिशाली लोग हैं, चाहे वो राजनीति के हों या और दूसरे हलकों के हों, उनका एक तरह से ऐसा लगता है कि पैट्रोनेज है, या कहीं ना कहीं ये खबरों का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई दास्तां है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर जो बॉलीवुड है अचानक इतने बड़े हमले का निशाना क्यों बना है? ये इस तरह का क्या पहले कभी देखा गया? क्यों ऐसा हुआ है? इसके पीछे क्या मकसद आपको लगता है? आपके सवाल में छिपी चिंता वाजिब है और इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। दर्शकों को, पाठकों को, मीडिया देख रहे तमाम लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि वे जो एक पॉपुलर नैरेटिव में यकीन कर रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 99% लोग ड्रग लेते हैं, व्यभिचारी हैं, सभी के सभी एंटी नेशनल हैं, एंटी हिंदू भी हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है और ये गढ़ा जा रहा है और इसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं। इस सच्चाई को हम लोग कहीं न कहीं मान रहे हैं कि यही सच है। आप गौर करेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर इधर जो ये निशाना तेज हुआ है, एकाग्र हुआ है, फोकस हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि पिछले कुछ सालों की गतिविधियों पर जाती है। पिछले कुछ सालों में जब से यह वर्तमान सत्ता और सरकार आई है, खास करके भाजपा सरकार आने के बाद से जो एक दक्षिणपंथी सोच है, वो जिसे इस देश की जनता ने ही चुना है, उन्हें ये पूरा यकीन है कि यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त सॉफ्ट पावर है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे करना चाहिए। समस्या ये होती है कि पिछले 6 सालों के उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयासों के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई पॉपुलर और मुखर आवाज़ उनके पक्ष में नहीं गई है। और न ऐसा हुआ है कि दक्षिणपंथी विचारों को लेकर के, दक्षिणपंथी विचारकों को लेकर के, उनकी बड़ी हस्तियों को लेकर के कोई फिल्म बना दी जाए या उस विचार को प्रसारित किया जाए। फिल्में बनती रही हैं, फिल्म बन रही हैं, कुछ एक फिल्मों में राष्ट्रवाद का एक स्वर दिखाई पड़ता है, राष्ट्रवाद का नवाचार आया है जरूर, लेकिन इसके बावजूद जो मंशा है सरकार की, जो मंशा है दक्षिणपंथी पार्टी की, वह पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप हिंदी फिल्मों का इतिहास देखें और इन जनरल भारतीय फिल्मों का इतिहास देखें तो उसका दृष्टिकोण हमेशा से प्रगतिशील रहा है और कहीं न कहीं असांप्रदायिक एक परंपरा रही है। हिंदी फिल्में लगातार तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा जैसे गीत रचती रही है। फिल्में बनी हैं एक से एक, सांप्रदायिक सौहार्द पे फिल्में बनी हैं। अब ये बात खटक रही है और ये बात बाकी स्फेयर में तो है ही, अब वो फिल्मों पर भी आ गई है बात कि फिल्म वाले ऐसे नैरेटिव में क्यों चलते हैं और इसकी अभी तक असांप्रदायिक छवि क्यों बनी हुई है, एक सेकुलर इमेज क्यों बनी हुई है। अभी का सारा संघर्ष, अभी का सारा निशाना
इसी सेक्युलर इमेज को तोड़ने का है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें दी जा रही हैं, तहकीकात हो रही है, लेकिन खबरें वहाँ से लीक हो जाती हैं, जिससे पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को, और उससे जो खबरें आ रही हैं उससे ये स्पष्ट है कि ड्रग का एक चेन है कहीं ना कहीं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ड्रग जैसे पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे समाज में फैला हुआ है, इंडस्ट्री में भी उसके लक्षण हैं, इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं वो प्रचलित है। कंगना ने जो आरोप लगाया कि 99% उन पंक्तियों को लोग सामान्यीकरण में चले गए, उसने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो जिन बड़ी पार्टियों की चर्चा कर रही है वहां पे 99%, नहीं तो आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 4-5 लाख लोग काम करते हैं। इनमें से 99% अगर ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे और ड्रग का सेवन कर रहे होंगे तो पूरी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? यह ऐसे भी सच्चाई नहीं हो सकती। और अजय, एक बात और सामने आई है कि इसी तरह के लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उनमें से कुछ एक का कहना है कि भाई मुंबई जिस तरह का वहाँ पर माहौल है उसमें तो वो पीओके जैसा बन गया है, पाक अधिकृत कश्मीर जैसा बन गया है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सभी लोग नहीं, लेकिन लोगों का बहुत सारे और ऐसे लोग भी हैं उस खेमे में जो कहते हैं कि मुंबई में हिंदी फिल्म का सेंटर क्यों रहे, आखिर तेलुगु का हैदराबाद में है, अगर कन्नड़ फिल्म का बेंगलुरु में है, या अगर बांग्ला फिल्म का कोलकाता में है, तो हिंदी फिल्म का उत्तर प्रदेश में, बिहार में या दूसरे और हिंदी बेल्ट में क्यों ना हो। तो एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदे उत्तर प्रदेश की सरकार काफ़ी सक्रिय हो गई है ऑल ऑफ सडन। और कोरोना के इस दौर में या दूसरे और जो मामलात अपने देश के हैं इस दौर में उत्तर प्रदेश में एक फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र बनाने की, कहीं नोएडा में या ग्रेटर नोएडा वगैरह के आसपास ये कोशिश भी चल रही है, इसको लेकर मीटिंग भी चल रही है। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी इस तरह के इश्यूज उठे हैं और उसका काफ़ी उसको लेकर विवाद भी हुआ है, तो ये जो कुछ सूरत हाल या कुछ तस्वीरें जो उभर रही हैं बॉलीवुड को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये संभावना इसकी एक बनती है, इसमें क्या कोई रास्ता है, या बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा जगत का सदर मुकाम मुंबई है और वो कायम रहेगा? तो क्या पहलू है इस पर, आप क्या समझते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खासकर बात करते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो ये मान लें कि यह कोई टापू नहीं है, यह कोई स्वायत्त जगह नहीं है, यह देश का हिस्सा है और भारतीय समाज में है, मुंबई में है, जहां देश के हर कोने से लोग आकर के काम करते हैं। तो इनमें वही सारे दुर्गुण, वही सारी कमियां, वही सारे व्यभिचार हैं जो बाकी समाज में है, उतना ही प्रतिशत है। लेकिन अभी ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया है कि इंडस्ट्री में सब कुछ एंटी नेशनल है और ये लोग पूरी तरह से करप्ट हैं और भारतीय संस्कृति का तो पालन ही नहीं करते, न उस पर चलते हैं। हिंदी फिल्मों का इतिहास अगर देखें और लगातार जो उसकी फिल्में आती रही हैं, उसका एक प्रगतिशील पक्ष, जैसा कि मैंने पहले कहा, रहा है। और यह सांप्रदायिक सौहार्द, देश में एक रसता, देश में एकता, भारतीय विविधता में एकता, इन सारे तत्वों को लेकर चलती रही है। लेकिन अभी पूरा डिस्कोर्स जिस तरीके से गढ़ा गया है और जिसको प्रचारित किया गया है, उसके खिलाफ चली जाती है हिंदी फिल्मों की सोच। इसी को अटैक किया जा रहा है और इसी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके लिए चूंकि यह फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से काबू नहीं हो पा रही है वर्तमान सत्ता और सरकार और पार्टी के कब्जे में, इसलिए अब वे इसे बदनाम करने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा मुझे लगता है। इस लगने की वजह यह है कि पिछले 6 सालों में उनकी कोशिशों के बावजूद हिंदी फिल्मों में दक्षिणपंथी स्वर नहीं दिखाई पड़ता है। इधर की कुछ फिल्मों में जरूर राष्ट्रवाद का जो एक नवाचार है वो दिखा जरूर, लेकिन वह राष्ट्रवाद के नाम पर आया है, किसी पार्टी विशेष के नाम पर नहीं आया है। पार्टी विशेष की राजनीति और सिद्धांतों पर उसने अमल नहीं किया है। इधर एक आवाज के तौर पर कंगना रनौत उभरी हैं और लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं वो, और इस मसले को उठा रही हैं जो घेर रही हैं। लेकिन अगर उनके पास पक्के सबूत हैं और जिन पार्टियों का वह जिक्र करती हैं, अगर उन पर उनके साक्ष्य हैं तो उसकी गवाही ली जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी पक्के तौर पर नहीं है, सब कुछ स्पेकुलेशन है, सब कुछ अनुमान है। और हमें तो लगता है, मुझे खास करके लगता है कि अगर 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं तो उनके निष्कर्ष, उनके नतीजे का हम इंतजार करें। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के क्रिएटिव दिमाग जरूर थोड़े घबराए हुए हैं और स्तंभित हैं कि पता नहीं अगला निशाना कौन हो। और निशाने पर आने की बात जहाँ तक है तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो दैनंदिन जीवन में उनके पास भी कमियां हैं, उनकी कमियां हैं जो जग जाहिर हो सकती हैं और वे फंस सकते हैं। इसलिए सभी चुप हैं, एक खामोशी सी ओढ़ ली है लोगों ने। लेकिन यह खामोशी ही एक विरोध है। आप देखें कि पिछले चंद सालों में तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद लोग उनके पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं या वही स्वर नहीं बोल पा रहे हैं। जो कुछ एक चंद चेहरे हैं वो तो लगातार पिछले कई सालों से दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक रहे हैं और प्रवक्ता रहे हैं। अब इधर लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ हस्तियां पाला बदलने के चक्कर में हैं और उसकी कोशिश जारी है। और जैसा कि पिछले दिनों घोषणा हुई, योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना करना चाहते हैं। सैद्धांतिक तौर पर मैं खुद इसका समर्थन करता हूं कि यह होना चाहिए और मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस विकेंद्रीकरण में राज्य सरकारें आगे आ सकती हैं। अगर यूपी आ रही है तो हम इसका समर्थन जरूर करें, लेकिन देखना पड़ेगा कि वहाँ की समिति में कौन लोग होते हैं, क्या नीतियां तय होती हैं, किस तरीके से उसको विकसित किया जाता है। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग स्तंभित हैं और खामोश हैं, वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। और जो कुछ एक स्वर बोल रहे थे उनके खिलाफ ट्रोल होता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो अभी यह तमाशा और चलता रहेगा और ये बातें और होती रहेंगी। लेकिन एक खतरा तो ज़रूर है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री न्यू नॉर्मल होने के बाद से वही नहीं रहेगी जो मार्च के पहले थी। बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बदल जाएगा हिंदी सिनेमा का स्वरूप भी। हमारे दूसरे जो आज के मेहमान हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार कई टेलीविज़न चैनलों के संपादक रह चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं और हिंदी सिनेमा पर भी नज़र रखते हैं। मुकेश जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि अचानक बॉलीवुड इतने बड़े यूँ कहा जाए हमले का निशाना बना है, खासकर ऐसे दौर में, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी भी नज़र आती है कि इन दिनों यूनिवर्सिटीज़ कई जगह अंडर अटैक हैं, कई जगह एकेडमिक जो एक्सेलेंस के बड़े सेंटर हैं वो भी उन पर भी अटैक है, ब्यूरोक्रेसी को भी एक तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। आप और जो मीडिया का हाल तो देख ही रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बॉलीवुड भी कुछ उसी तरह से
एक बॉलीवुड का चरित्र बदलने की कोशिश है? क्या आपको लगता है ये अटैक क्यों? देखिए, पिछले 2.5-3 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक बॉलीवुड से जुड़ा कोई मसला हमारे सामने आ रहा है। पहले सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का मामला पूरे मीडिया पर छाया रहा। ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए चैनलों पर दिन रात उन्हें दिखाया गया। तरह तरह के किस्से, कहानियाँ गढ़े गए, अफवाहें फैलाई गईं, स्पेकुलेटिव अटकलें, रिपोर्टें दिखाई गईं और जाने क्या क्या हुआ, कितनी ड्रामेबाजी हुई, कितने नाटक हुए, कैसे उसके राजनीतिक इस्तेमाल का एक नंगा नाच हमने देखा। चैनलों पर हमने देखा कि एक एजेंडा के आधार पर पूरी घटना को एक रूप दिया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर रखा जा रहा है और महाराष्ट्र पुलिस के बहाने क्या क्या राजनीतिक निशाने साधे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आई कंगना रनौत, जो कि पहले दिन से ही एक राजनीतिक एजेंडे के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को पर हमला करने के बाद, मुंबई को पीओके बताने के बाद, उद्धव ठाकरे के साथ तू तड़ाक की अंदाज में बात करने के साथ साथ उन्होंने बहुत अनाप शनाप बका और पूरे माहौल को गंदला किया। और अब नया सिलसिला शुरू हुआ है पायल घोष के आरोप को लेकर, जो उन्होंने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है यौन उत्पीड़न का। तो एक के बाद एक ये सिलसिला बता रहा है कि ये अनायास नहीं हो रहा है, ये सुनियोजित तरीके से कहीं कुछ ऐसा एजेंडे के तहत हो रहा है जिसमें कुछ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ राजनीतिक उद्देश्य साधने की कोशिश की जा रही है। तो राजनीतिक उद्देश्य नैरेटिव नंबर 1, जो कि इस हिंदुस्तान में पिछले 6-7 साल से आप देख रहे हैं, एक ध्रुवीकरण की राजनीति कि हर स्तर पर ध्रुवीकरण करना है। एक जो हमारे साथ हैं, एक जो हमारे खिलाफ हैं। हमारे खिलाफ जितने भी हैं उनको कॉर्नर करना है, उनको निशाने पर लाना है, उन्हें बदनाम करना है, उनकी चरित्र हत्या करनी है, चरित्र हनन करना है और जाहिर है कि उनके खिलाफ फर्जी केस वगैरह बना के उनको जेलों में भी ठूंसना है। तो एक सिलसिला प्रतिरोध को दबाने का, विरोध को दबाने का, पोलराइजेशन का ये सिलसिला हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली दंगों से अगर शुरू करें या भीमा कोरेगांव से देखें तो एक नया बिल्कुल एक ये नैरेटिव आपको बिल्कुल आसानी से जुड़ता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुराग कश्यप बहुत खुलकर इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के मामले में बहुत मुखर रहे, वो धारा 370 के मामले में बोले, दिल्ली दंगों के बारे में वो बड़े मुखर होकर विरोध कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। तो एक बहुत सीधा साधा मसला साफ साफ दिख रहा है कि अब इंडस्ट्री को भी या तो हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन हैं, आप इस तरह से दो खांचे में बांटने की कोशिश कर रही है। और ये मोहरे हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि वो जिस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी मौत को भुनाने की जो कोशिश की गई वो है। और अब कंगना रनौत का तो हम देख ही रहे हैं। तो एक बड़ा साफ एजेंडा ये है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जो सरकार की नाकामियां हम पिछले लगातार कई सालों से देख रहे हैं, नोटबंदी के बाद से ख़ास तौर पर, लेकिन कोरोना काल में और भी ज़्यादा मुखर होकर सामने आई हैं। लाखों मज़दूरों का पलायन और अब जगह जगह भुखमरी, कोरोना महामारी फैल चुकी है चारों तरफ, उसका असर, इन सारी खबरों को, इन नकारात्मक खबरों को कैसे दबाया जाए, कैसे जो सार्वजनिक विमर्श है उससे हटाया जाए, बाहर कर दिया जाए और लोगों का ध्यान इस तरह की किस्से कहानियों में, चटखारेदार चीज़ों में जिसमें यौन उत्पीड़न है, आत्महत्या, रहस्यपूर्ण आत्महत्या है, ड्रग्स है वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है जिसके तहत अच्छे लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और अपनी राजनीति को पुष्ट करने के लिए हर तरह के इशू को भुनाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो ज़रूरी मसले हैं आवाम के, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। तो ये एक आप इसमें से नैरेटिव निकाल सकते हैं, एक एजेंडा निकाल सकते हैं जो इस सरकार का है बॉलीवुड के संदर्भ में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसके मुतालिक। और मेरा दूसरा सवाल फिर आपसे वही है जो हमने पूछा था अजय से, कि क्या एक पैरेलल बॉलीवुड खड़ा किया जा सकता है
ऐसी कोई संभावना आपको नज़र आती है? क्या आपको लगता है कि ये जो मीडिया में जो एक कैंपेन है, वो क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद है? केंद्र सरकार निश्चित रूप से बॉलीवुड से खुश नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से उसके खिलाफ आवाज़ें मजबूती से उभर रही थीं, चाहे अनुराग कश्यप हो, महेश भट्ट हो, जावेद अख्तर हो, या आप नसीरुद्दीन शाह को ले लें, और इस तरह के जो प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्ति जिनकी समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा है, जिनको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है बॉलीवुड में, सभी नहीं हैं लेकिन ये लोग हैं, और ये मुखर होकर लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, बहुलता के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, और जो भी अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये बॉलीवुड, इस तरह का जो बॉलीवुड है वो सरकार को, सत्तारूढ़ दल को पसंद नहीं आ रहा है, वो उससे खफा है, उससे नाराज़ है, और कोशिश कर रहा है कि बॉलीवुड को में इस तरह के लोग जो सामने फोर फ्रंट पर हैं उनको कैसे चुप कराया जाए, कैसे बॉलीवुड को इसको दो हिस्सों में देख सकते हैं कि एक तो बॉलीवुड को ही पूरा बदनाम कर दो, तो जब पूरा बॉलीवुड ही बदनाम हो जाएगा तो इस तरह की आवाज़ें उठाने वालों की जो एक तरह की विश्वसनीयता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उनकी साख पर भी बट्टा लग जाएगा, और लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे कि ये तो बॉलीवुड ऐसा ही है, ड्रग्स हैं, सेक्स है, क्राइम है, इसी तरह की चीज़ों में लिपटा हुआ है, इसको तो अनदेखा ही करना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, ये तो गंद है। तो एक तरह से पूरे बॉलीवुड को एक काले रंग से पोत दिया जा रहा है, एक ऐसी छवि बनाई जा रही है जो बहुत ही गटर वाला संसार है, गटर के अंडरवर्ल्ड है, जिसमें जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ये धारणा बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये धारणा निश्चित रूप से उन लोगों को तोड़ने, डराने, धमकाने और ख़त्म करने की है जो सरकार के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश अगर आप देखें तो एक ऐसा बॉलीवुड रचने की कोशिश है जो कि सरकार परस्त हो, कारपोरेट परस्त हो, और किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ मुखर ना हो। ये एक पूरी स्कीम है जिसमें कई चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। आपको कहीं कंगना रनावत दिखेंगी, कहीं अनुपम खेर दिखेंगे, कहीं अशोक पंडित दिखेंगे, और राजनीति इन सब को किस तरह से मैनेज कर रही है ये आप अद्भुत देखें। आज आप अगर बॉलीवुड के विखंडन का सवाल उठा रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो आप 5 साल बाद के बॉलीवुड की कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह से राजनीति चलती है, इसी तरह से सत्तारूढ़ दल बॉलीवुड पर अटैक करवाता है, तो 5 साल बाद का बॉलीवुड कैसा होगा। जाहिर है कि वहाँ कोई भी प्रतिरोध नहीं बच पाएगा, कोई भी विरोध की आवाज़ नहीं बचेगी, क्योंकि जो भी आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें कुचलने की हर संभव कोशिश हो रही है, उन्हें डिस्क्रेडिट करने की हर संभव कोशिश हो रही है। तो एक ऐसा बॉलीवुड गढ़ा जा रहा है जिसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। एक ऐसा बॉलीवुड गढ़ा जाएगा जिसमें तथाकथित राष्ट्रवाद भरा पड़ा होगा, जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है वो भरा पड़ा होगा, जिसमें कारपोरेटवादी सोच भरा पड़ा होगा, जिसमें अपर कास्ट और अपर क्लास की बातें आएंगी, आवाम की बातें नहीं होंगी। वो बॉलीवुड दरअसल आम आवाम का बॉलीवुड नहीं होगा, एक वर्ग और वर्ण विशेष का बॉलीवुड होगा, उनकी आवाज़ बनेगा, और सत्तारूढ़ दल की का कहना चाहिए कि उसकी आवाज़ को और भी मल्टीप्लाई करेगा, एग्जाम्पलीफाई करेगा। तो ये कुल मिलाकर एक एजेंडा केंद्र सरकार का बॉलीवुड को लेकर मुझे दिखता है। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के बॉलीवुड को लेकर जिस तरह से निशाना बनाया गया है, क्योंकि बॉलीवुड में हर तरह के लोग हैं, उसमें कंजर्वेटिव्स हैं, उसमें राइट विंगर हैं, उसमें प्रगतिशील तरक्की पसंद लोग हैं, उसमें लिबरल्स हैं,
उसमें आधुनिकतावादी हैं, उसमें एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, उसमें तरह तरह के लोग हैं। जितना बहुविध भारत है, जितनी विविधता भारत की है, आपको हिंदी सिनेमा में भी मिलेगी। मैं हिंदी सिनेमा का कोई बहुत प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं निंदक भी नहीं रहा हूं। हिंदी सिनेमा ने शानदार फिल्में दी हैं, हिंदी सिनेमा ने उल जलूल भी बहुत किया है। तो मेरा ये कहना है कि हिंदी सिनेमा पर या बॉलीवुड पर, जिसको पॉपुलर भाषा में उस इंडस्ट्री के सेंटर को कहते हैं, आखिर ये जो अटैक है कहीं वैसा ही तो नहीं है जैसे कई बार जो देश की बड़ी शानदार यूनिवर्सिटीज हैं वो अंडर अटैक हाल के दिनों में रही हैं। बहुत सारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं वो अंडर अटैक रहे हैं, शोध केंद्र रहे हैं अंडर अटैक, ब्यूरोक्रेसी पर है नजर, न्यायपालिका, मीडिया, हर जगह एक तरह का ऐसा लगता है कि अपना बनाने की होड़ सी बनी है। कहीं बॉलीवुड को भी ये तो इसलिए तो नहीं है कि वो अपना बनाने में शायद विफलता मिल रही है। बॉलीवुड इतना डाइवर्स है कि वो शायद आत्मसमर्पण मीडिया की तरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ तो नहीं कर रहा है। तो क्या ये वजह है? मैं इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।